ओके हेलो। तो आज की क्लास में हमारे सारे के सारे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। तो आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे मैं लास्ट क्लासेस में सिखा चुका हूँ, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज देख लेना आराम से, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक बात कॉमन थी, और एक बात ये कॉमन थी कि सब में हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। जो भी सॉल्यूट हम ऐड करते हैं उस सॉल्यूट का मोलर मास निकाला जा सकता है। हमने ये चीज इसमें देखी थी, ठीक है ना। अब इस मोलर मास निकाल सकते हैं, बट क्या जो इससे हमारे पास आंसर आता है वो परफेक्ट होता है? अब तुम बोलोगे भैया इतने दिन से पढ़ा रहे हो, ये जो हम आंसर निकाल रहे हैं सही आता होगा। ठीक है, यहाँ जो आंसर आता है वो सही आता है, बट वो कैसा आंसर होता है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो उसको, थियोरेटिकली आंसर आता है। वो थियोरेटिकल आंसर का क्या मतलब है कि वो आंसर एक तरीके से किताब पे आया है, जब उसको प्रैक्टिकल करने जाओगे तब उसमें कुछ चीजों का बदलाव आएगा और थोड़ा बहुत आंसर में बदलाव आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग वो बचपन में वो वाला एग्जाम्पल करते थे ना, बचपन में तो नहीं, छोटी क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, वो नीचे आ रहा है, तो उसमें हम लोग कैलकुलेट करते थे कि कितना समय जाने में कितना समय आने में लगेगा, है कि नहीं। बट कभी तुमने उसको एक्चुअल में डिटेल में सोचा है कि जब उसको फेंक रहे हैं नीचे ला रहे हैं तो उसमें हवा का ड्रैग भी लगेगा कहीं ना कहीं। अगर मैं धक्का लगा रहा हूं तो हवा भी तो रोकने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको तो इंक्लूड किया ही नहीं। यानी जब हम किसको उड़ाते हैं, रॉकेट वगैरह उड़ाते हैं, या फिर हम सन मून किसी भी चीज की जब बात करते हैं, तो थियोरेटिकल जो कॉपी पे निकाला जा रहा है प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये मेजरमेंट वाली चीजें हैं, ये मेजरमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो ये गलत नहीं है, ये बस प्रैक्टिकल चीजें होने का वो है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये प्रैक्टिकली इस बोर्ड का ना लेंथ कुछ दिया हुआ होगा, ठीक है, उसने बोला होगा कि ये लेंथ है, बट एक्चुअल में मैं स्केल से नापने जाऊंगा ना तो हो सकता है थोड़ा बहुत एरर हो, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो किसी भी चीज में हो सकता है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि जो थियोरेटिकल वैल्यू होती है, जो हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन सॉल्व करी, उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, यानी जो थियोरेटिकल वैल्यू है, या फिर जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो वैल्यू जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, या फिर वो वैल्यू जिसको हमने कैलकुलेट किया है। दिखने में चार अलग वर्ड है, बट चारों वर्ड का मतलब सेम ही है। यानी उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जिस वैल्यू को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस वैल्यू के लिए हमने कैलकुलेशन करी है, उसको हम क्या बोलेंगे कि अगर वो थियोरेटिकल वैल्यू है, और वो वैल्यू डिफरेंट होती है किससे, उस वैल्यू से जो कि हमने ऑब्जर्व किया, लैब में बैठे हैं और लैब में बैठने के बाद ऑब्जर्व किया। ऐसा समझ लो कि तुम लोग एक ही स्कूल में हो, एक बच्चा रूम में बैठ के सॉल्व कर रहा है तो उसके लिए ये आंसर आएंगी, और एक बच्चा लैब में बैठ के पूरा अपैरेटस के साथ, सामान के साथ चेक कर रहा है, तो उसके लिए या तो ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू, या बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटेशन वाली वैल्यू, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हो, एबनॉर्मल वैल्यू आएगी। क्या आएगी? एबनॉर्मल। तो ये नॉर्मल का उल्टा एबनॉर्मल वैल्यू आएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। जब एक्चुअल मोलर मास, यानी जो तुमने लैब में देखा है, वो डिफरेंट आए किससे, उससे जो कि तुमने एक्सपेक्ट किया है, जो तुमने कैलकुलेट किया है, जो तुम्हारे लिए थियोरेटिकली है, उससे उल्टा है, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। समझ में आ गई बात? ये पूरी की पूरी कहानी थी एबनॉर्मल मोलर मास की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और स्पेशली इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं तुम्हें होता नहीं होता, जब मैं पढ़ता था तो मुझे इस चीज में बड़ी कंफ्यूजन हुई थी। खैर तुम्हारे लिए मैंने पूरा सेपरेट कर दिया है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये उनमें से आए जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या कह रहा है, एक तरीके से सॉल्व करा था, तो उनमें से जो आया है वो, और ये वो वैल्यूज हैं जो कि एक तरीके से लैब में निकालते हैं। लैब लिख दिया है मैंने ताकि तुम्हें समझ में आए, लैब वगैरह में या फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो होता है ये। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब इन डिफरेंस को ठीक कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर होता है, और उस फैक्टर को बोला जाता है वैन हॉफ फैक्टर। अब वैन हॉफ फैक्टर क्या है? सिंपली एक नंबर है। तुम्हें इतना समझ में आ गया कि ओरिजिनल मास में और जो कैलकुलेट किया है उसमें डिफरेंस तो है, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये वही नंबर है, इस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, और हम उस
जो हमारा मोलर मास में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं। और इसको कैसे निकाला जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दो कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल वैल्यू। ये समझ में कंफ्यूजन होती है तो जैसा कि मैंने बताया एक एग्जांपल लेके चल लो कि जो तुम लोग क्लासरूम में बैठ के एक तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, ओ सॉरी उल्टी, अगर कंफ्यूजन होती है तो ऐसा कर लो कि ये जो वो चीज़ है जो कि तुम क्लासरूम में बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो, है कि नहीं, तुम्हारे पास क्या नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर निकाला, और यानी जो अभी तक हम पीछे से करते आ रहे हैं ये वो कर रहे हो। और ये वो चीज़ है जो कि मैं यहाँ नहीं करा सकता, ये तुम्हें क्या कहाँ करना पड़ेगा, एक लैब में करना पड़ेगा। तो जो तुम लैब में करते हो, जो लैब में करने के बाद वैल्यू आई वो, और जो तुम क्लासरूम में बैठ के कर रहे हो वो वैल्यू, यानी लैब वाली को क्लासरूम वाली वैल्यू से जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और आई का क्या मतलब है, आई का मतलब है वेंट हॉफ फैक्टर, और ये वही फैक्टर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा एबनॉर्मल मास वाला केस है, यानी जो गलत मास आ रहा है वो ठीक हो जाएगा अपने आप। और यही फॉर्मूला एक और चीज के बराबर होता है, और वो क्या होता है, कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल या फिर एब्जॉर्ब्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। फिर से कंफ्यूजन होती है ना कि क्या कैलकुलेटेड क्या वो, तो मैंने एग्जांपल दिया, यही लेके चलो। वहां तुम देख रहे हो कि जो क्लासरूम में तुम निकाल रहे हो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके जो वैल्यू निकाल रहे हो वो नीचे थी, यहाँ पे वो वैल्यू क्या है, ऊपर है। तो ये वो वैल्यू है जो तुम क्लासरूम में बैठ के निकालोगे, मतलब फॉर्मूले के साथ निकालोगे, ठीक है, यानी जो मैं पहले कैसे कराता आ रहा हूं वो। और ये वो वैल्यू है जो कि तुम लैब में जाके निकालोगे, पूरा एक्सपेरिमेंट करके निकालोगे। तो ये देख रहे हो, तो तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो एबनॉर्मल वैल्यू है, एक तरीके से जो लैब में निकालने वाली वैल्यू है वो नीचे है, और यहाँ पे लैब में निकालने वाली वैल्यू ऊपर है। तो ये और ये फॉर्मूले में फर्क क्या है, हम यहाँ बात कर रहे हैं मोलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की, जो मास होता है वो। यहाँ पे हम बात करें पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, यानी यहाँ पे कोई सी भी प्रॉपर्टी आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैं वेपर प्रेशर की बात करूंगा तो ऊपर भी वेपर प्रेशर, नीचे भी वेपर प्रेशर रखना पड़ेगा। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो ऊपर भी वही नीचे भी वही सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे वहां पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है और यहाँ पे मोलर मास की बात हो रही है। तो मोलर मास की बात करते हैं तो लैब में निकाली हुई वैल्यू नीचे, और जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लैब में निकाली वाली वैल्यू ऊपर। ये तरीका है इस फॉर्मूले को याद करने का, क्योंकि ये हमने समझ के याद किया, तो ऐसे करोगे कभी नहीं भूलोगे, वरना ना इस चीज को समझने में ही बहुत लोग को दिक्कत होती है, फिर एग्जीक्यूशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये है, प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना कि क्या फर्क है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में और क्या फर्क है थ्योरेटिकल वैल्यू में। तो अब समय आ गया हमारे पास जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनको ठीक करने का। ठीक करने से क्या मतलब कि हमने देखा कहीं ना कहीं एरर है, छोटा सा मिस्टेक तो है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये पूरी तरह गलत नहीं है, बट छोटा सा इनमें कहीं ना कहीं एरर है। तो इसको एरर को ठीक करने के लिए हमने एक वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में जाना, और उस वेंट हॉफ फैक्टर को जैसे ही हम फॉर्मूले के अंदर डालेंगे, जैसे ही हम फॉर्मूले के अंदर डालेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली सही हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला अब ये चारों फॉर्मूले पहले सही नहीं थे, गलत बोलना गलत बात रहेगी, एक छोटा सा एरर था, उस एरर को अब ठीक कर दिया जैसे ही हमने इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया, वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ गई बात। तो ये है इंपॉर्टेंस वेंट हॉफ फैक्टर की, मतलब कि जैसे ही तुम ये लगा रहे हो ना, तो अब तुम रूम में बैठ के, है कि नहीं, क्लासरूम में बैठ के लैब वाली वैल्यू निकाल सकते हो। सोचो, तुम्हें लैब भी जाने की जरूरत नहीं है और फिर भी तुम्हारा आंसर जो आएगा वो एकदम परफेक्ट आएगा, अगर तुम्हें आई की वैल्यू पता हो तो। समझ में आ गई बात। तो ये फायदा है इस किसका, वेंट हॉफ फैक्टर का। तो ये थी आज की क्लास के लिए जो भी वेंट हॉफ फैक्टर और एब्नॉर्मल मास की कहानी है, वो सिर्फ कहानी। इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन करने के लिए एक टॉपिक और समझने की जरूरत है, और उस टॉपिक को सेपरेट वीडियो में इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि वो काफी टफ टॉपिक है। मतलब टफ इन द सेंस क्योंकि वो बहुत सारा लिंकेज 11th क्लास से, और वो चैप्टर बहुत लोग सही से नहीं पढ़ाते 11th क्लास में, इसलिए उसका एक सेपरेट वीडियो बनाना जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह के फॉर्म में कैसे क्वेश्चन करना है वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।